न्यायपालिका में जब न्यायपालिका की बात होगी तो एक बहुत ही सम्मान से एक नाम लिया जाएगा, जस्टिस संजय किशन कौल का, जो सुप्रीम कोर्ट से अब रिटायर हुए हैं और वो एनडीटीवी पर आए हैं बताने के लिए, जनता को बताने के लिए कि आखिरकार एक जज का जीवन कैसे होता है, उनकी सोच क्या है, युवा पीढ़ी को किस तरीके से काम करना चाहिए, खासतौर पर जो वकालत के क्षेत्र में आना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर एनडीटीवी इंडिया पर आने के लिए। सर, हमने बहुत साल से आपको न्यायपालिका में देखा, सुप्रीम कोर्ट में भी देखा, बहुत बड़े बड़े केस आपके पास आए। आपकी जो ऑब्जर्वेशन रही, आपको कहा जाता है कि आप एक बोल्ड जज, स्माइलिंग जज रहे, क्योंकि आपने कभी किसी पर गुस्सा नहीं दिखाया, लेकिन आपने जो संदेश दिया अपने टिप्पणियों के जरिए, अपने आदेशों के जरिए, वो बहुत बड़ा था। तो ये जो गुस्सा, और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आप एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं या कुछ एगरनेस दिखाना चाहते हो? इसके पीछे सर आप किस तरह कंट्रोल, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है इतने सारे केसेस में कंट्रोल करना। देखिए, शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि मैं स्माइलिंग असैसिन हूँ। कई लोग कहते हैं कि स्माइल करके खारिज कर देते हैं। जी जी। पर मेरा विश्वास ये है कि ना दूसरे का बीपी बढ़ना चाहिए, ना अपना बीपी बढ़ना चाहिए। और कोर्ट का एनवायरनमेंट अगर अच्छा रहे तो बहस ज़्यादा बेहतर आती है। मेरी प्रेफरेंस रहती है कोर्ट का एटमॉस्फेयर थोड़ा लाइटर रहे, कुछ थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो जाए, तो इतने ओवर सीरियसली नहीं लिया जाए। कभी ऐसा होता है कि वकील बहस कर रहा है तो आपको पता है कि आपका डिसीजन हो चुका है, तो फिर मैं किसी और चीज़ पे फोकस कर लेता हूँ मेंटली। तो मैं चेन्नई में 10 ओवर के एंड में मैंने उनसे कहा था कि देखिए, बड़ी अच्छे ग्लास पेंटिंग्स लगे हैं। तो जब मैं ग्लास पेंटिंग्स को देख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं सुन चुका हूँ, अब मेरा माइंड मेकअप हो चुका है, पर आपको बोलने का थोड़ा समय देना है, वो दूंगा। तो कोर्ट में टेम्पर रेस करने से आई थिंक किसी का फायदा नहीं होता है। वकील का काम है अपना मुद्दे की बात करे, हमारा काम है उस पर एक डिसीजन ले और अब जो डिसीजन है उसको प्रोनाउंस करे। जी सर, आप बहुत सारे ऐतिहासिक फैसलों के पार्ट रहे, हिस्सा रहे। सेम सेक्स मैरिज का 370 जो जम्मू कश्मीर में थी, 370 को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला आया और सहमति से वो फैसला आया। उसको एज ए जज आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी फैसले पे अक्सर दो तरह के मुद्दे उठते हैं या टिप्पणियां होती हैं। कुछ लोग उससे खुश होंगे, कुछ नहीं होंगे। ये जज का एक काम है। जज का काम है रोज वो किसी न किसी के फेवर में डिसाइड करता है या किसी के अगेंस्ट में डिसाइड करता है। तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि लिटिगेंट जो है वो अपनी नेगेटिव एनर्जी लेके आता है तो वो लॉयर के पास छोड़ता है, लॉयर अपनी नेगेटिव एनर्जी जज के पास छोड़ के चला जाता है। तो ये हमारा कार्य है, कोई ना कोई खुश होगा, कोई नहीं होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा था, 5 जजों ने यूनानिमसली लिया। इसके 2 पहलू थे। 2 पहलू में से पहला पहलू ये था कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसमें मेरे ख्याल से पब्लिक डिबेट में भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है डिफरेंट कि ये हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऐसा था जो कश्मीर की एसिमिलेशन में एक थोड़ी सी फ़र्क तरीके से एसिमिलेशन में एक ट्रांजिएंट प्रोविजन था। अब ये सही है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये परमानेंट होना चाहिए था। उसको आस्ते आस्ते डिफरेंट ऑफिस ऑर्डर्स जो इशू हुए हैं उससे उसकी डाइल्यूशन भी हुई है। अब उसको ख़त्म करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था जो पॉलिटिकली लिया। उसकी जुडिशली ये हो सकता था कि नहीं, इस पर एक यूनानिमस वर्डिक्ट है। किस तरीके से होना चाहिए था, इस पर शायद ज़्यादा विवाद है। कई लोग बिलीव करते हैं कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू होना चाहिए था, या उनका बिलीफ है ये सही तरीका नहीं था क्योंकि स्टेट असेंबली सेशन में नहीं थी। कोर्ट का व्यू ये था कि हमें उसको लीगल पोजीशन को टेस्ट करना पड़ेगा उस वक्त की एग्जिस्टिंग पोजीशन पे, और वो एग्जिस्टिंग पोजीशन में स्टेट असेंबली उस वक्त नहीं थी, डिसॉल्व थी। जो हमको ठीक लगा वो हमने करा, और ये एक ओपिनियन होती है। जज का फैसला एक, मैं मानता हूँ हमेशा ओपिनियन होती है, और एक यूनानिमस ओपिनियन थी। अब उसमें किसी को आपत्ति हो तो मैं उस पर खास कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सर, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था 370 का, लेकिन आपने कुछ और भी लिखा, कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को लिखा, उनके घाव भरने की बात की, एक कमेटी बनने की बात की। वो लिखने के पीछे आपके मन में क्या चल रहा था? देखिए, कहीं ना कहीं हम सब एक सोच रखते हैं जहाँ से आते हैं। मैं उस स्टेट से जुड़ा हूँ, आया हूँ, मैंने उस स्टेट की पीड़ा दोनों तरफ से देखी है। तो जो मैंने रखा है उसमें मैंने कहा है कि 1980 से कुछ न कुछ प्रॉब्लम चलती आ रही थी, बट 89 में आके वो एक तरह से उभरी। 4.5 लाख कश्मीरी पंडित वहाँ से
निकाले गए, वहाँ से उनको आना पड़ा और उसका किसी ने कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा। 30 साल से ऊपर की बात है। उसके बाद आर्मी आई, क्योंकि एक वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी। उस वॉर लाइक सिचुएशन में आर्मी का कार्य है कि वो वॉर डील करे, उसका काम लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं है जो पुलिस के तरीका है। तो उस वॉर सिचुएशन में सफ़र भी करते हैं पार्टियां। जो कश्मीर में रह गए उन्होंने भी सफ़र करा। नतीजा ये हुआ कि 30 साल के समय में एक पूरी नस्ल बड़ी हो गई। जो 5-6 साल का बच्चा था वो आज 40 साल का है। उसने कोई बेहतर हालात नहीं देखे, उसने यही हालात देखे। और जिस तरह लोग आपस में मिलकर रहते थे वो नहीं देखा। वो पीरियड मेरा देखा हुआ है। किस वक्त क्या चीज़ ख़राब हो गई जहाँ इतने अच्छा माहौल को बिगड़ गया, कहना मुश्किल है। शायद हम भी समझ नहीं पाए इसको। तो 1980s में थोड़ी थोड़ी इसकी विजिबिलिटी दिखती थी इन चीज़ों की, बट इतनी हालात ख़राब हो जाएगी। 89 तक मैं गया हूँ। 89 पे मेरा एक ऑर्चर्ड था, वहाँ मैं जाके रहता था। उस कॉटेज के आसपास 1-1.5 मील तक कोई और आबादी नहीं थी। मैं अपने कज़न्स के संग जाके रहा, वॉक पे जाता था। कभी कोई फियर का फीलिंग नहीं उठी जो शायद और किसी शहर में नहीं आप करेंगे। तो कुछ मिसलीडिंग थी, क्या थी, बट वो एकदम से बात उठ के ऐसी आ गई कि हालात गड़बड़ हो गई। बट लेकिन कहीं तो आगे बढ़ना है। 1947 में देश के विभाजन में भी बहुत लोग सफ़र करे हैं। मैंने अपने डायरेक्टली नहीं देखा, परिवार से सुना उस विभाजन का भी, और मेरा परिवार उसका एक पार्ट था। तो हम लोग आगे बढ़े ना उसमें, कहीं ना कहीं इसको भुला के आगे बढ़ना पड़ा। इसी तरह अगर कश्मीर का कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है तो मेरी सोच ये है कि उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, फॉरगिव एंड फॉरगेट करना पड़ेगा। लेकिन उस फॉरगिव एंड फॉरगेट में जो हुआ है उसको मानना पड़ेगा। अगर एक जो साउथ अफ्रीकन कॉन्सेप्ट से मैंने लिया या बाकी जगह हुआ, पर्पस ये था कि आप मानिए तो सही है गलत हुआ है, चाहे वो इस साइड हुआ या उधर हुआ है, उससे कुछ सांत्वना मिलेगी और लोग आगे की सोचेंगे। मुझे लगता है आगे की सोच रहे हैं लोग। वहाँ जो माहौल है, जो मैं हर साल जाता रहा हूँ और देखता रहा हूँ, माहौल इम्प्रूव करा है, सोच रहे हैं। लेकिन उसको एक क्वाइटस देना पड़ता है, और क्वाइटस तभी देंगे जब ये माना जाएगा कि भाई इन लोगों से, इन आपसे, इनसे ये चीज़ आतियाँ हो गई हैं, लोगों की जाने गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो इस सोच से मैंने वो लिखा था आखिरी बार। और एक आदेश भी आप लोगों ने जारी किया है कि सितंबर 2024 तक इलेक्शन भी वहाँ पर हों। इसकी पूरी लाइव स्ट्रीमिंग हुई, पूरे देश ने, दुनिया भर के लोगों ने देखा। 370 पे जो हीयरिंग हुई इतने दिन, और उसके बाद जो फैसला आप लोगों को आया, तो लाइव स्ट्रीमिंग, ई फाइलिंग, ट्रांसक्राइब पूरा ये पूरी हियरिंग का होता है। और जो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब हो रहा है रीजनल लैंग्वेजेस में, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं? क्या आम आदमी को इससे फ़ायदा होगा, न्यायपालिका को मदद मिलेगी केसेस के डिस्पोजल में और आम आदमी तक पहुँचने में? देखिए, शुरू में जब ये बात होती थी कि टेलीकास्ट होना चाहिए, मैं थोड़ा सा एप्रीहेंसिव था उस बात से। मुझे लगता था कहीं एक ही एप्रीहेंशन थी कि ऐसा तो नहीं होगा जैसे कभी कभी पार्लियामेंट का कहा जाता है कि जब टेलीकास्ट होता है तो शायद प्लेइंग टू द गैलरीज ना हो जाए, या वकील जो है वो उसी बात को बढ़ा चढ़ा के ना कहने लगे। पर कोविड ने हमें सिखाया कि ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आवश्यक था, उसको करा। एक चेंज ओवर हुआ, हमने भी देखा। उसके बाद से हाइब्रिड हियरिंग शुरू हुई, टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, उसका फ़ायदा बहुत हुआ है। आज के दिन मैं मानता हूं कि जो एक हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें आदमी कोर्ट में अपीयर भी हो सकता है और वर्चुअली भी उसमें अपीयर हो सकता है, ये विल स्टे, ये रहेगा और ये रहना भी चाहिए, और हर कोर्ट में बराबर से रहना चाहिए ये। क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ख़ास तौर से मैंने देखा कि एडमिशन मैटर में कई बार एडमिशन बोर्ड तो 80% से ज़्यादा डिसमिसल बोर्ड होता है, लेकिन जो दूर से आता है, वो नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है या वो चेन्नई में गया था वहाँ से आ रहा है, वो लोकल वकील को एंगेज कर सकता है। अगर कुछ आगे बढ़े केस तो वो उसमें करता है। तो मुझे मौका मिला चेन्नई के लॉयर्स को सुनने का, जिनको मैं वहाँ सुनता था। इसी तरह स्टेट लॉयर्स को सुनने का मौका मिला, और उनका लिटिगेंट को भी इसमें प्राइवेट में फ़ायदा होता है उससे। तो एक तो उसका ये पहलू है। फिर एक पहलू है जो एक जेंडर पहलू है। वो इसलिए है कि विमेन लॉयर्स की तादाद बढ़ी है और बढ़ती रहेगी, तो उनकी अपनी पिक्यूलियर नीड्स होती है। ख़ास तौर से जो माएँ हैं जिनके बच्चे हैं छोटे, उनको एक वर्चुअल प्रोसेस से एक बहुत बड़ी फैसिलिटी मिलती है।
और दिल्ली जैसे शहर में तो इतने ट्राइब्यूनल्स हैं कि इस एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही बड़ा समय निकल जाता है, उसमें भी मदद मिलती है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये सिलेक्टिवली छोड़ के बजाय, या किस जजेस की कुछ कई भी रिजर्वेशन आती है, हम तो कोर्ट में आके बैठते हैं, वकील क्यों ना आए, इसको छोड़ के वकील की अपनी परेशानी है, वो समझना पड़ेगा। इसलिए एक रेगुलर हाइब्रिड प्रोसेस में ऑपरेशन ज़रूरी है, और हमारे चीफ जस्टिस ने इस बात पे कई बार बात कही भी है। सो मेरे हिसाब से ये चीज़ ट्रांसक्रिप्शन लोकल लैंग्वेजेस में, लाइव ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं, और ये पब्लिक की बेनिफिट में है। जी सर, कॉलेजियम की बात करते हैं। आप लंबे समय से कॉलेजियम में रहे। कॉलेजियम को डिबेट ख़त्म नहीं होती, कभी भी वो चलती रहती है। आप कॉलेजियम में भी रहे, आपने साथ तमाम प्रोसेस को देखा। आपको लगता है कि सुधार की ज़रूरत है? ये तो एनजेसी के आदेश में भी लिखा गया था, जजेस ने लिखा था कि इसमें सुधार की ज़रूरत है। आपकी अपनी एज ए मतलब निजी राय क्या है कॉलेजियम को लेकर? देखिए, कॉलेजियम में सुधार तो हुए हैं, कोई परफेक्ट सिचुएशन नहीं होती है। मैं जब कॉलेजियम में आया तो मेरी कुछ छोटी सी इंसिस्टेंस थी कि जिस जज का भी नाम कंसिडर हो उसकी जजमेंट सर्कुलेट होनी चाहिए। वो मानी गई बात इंस्टीट्यूशनलाइज हुई, ऐसे औरों ने कहीं अलग अलग बात इंस्टीट्यूशनलाइज हुई। एक ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बनाने की सिस्टम को बात थी। 1950 से 90 तक एक सिस्टम ऑपरेट करा। 90 में कॉलेजियम सिस्टम आया, और सोच, जुडिशरी की सोच में शायद सही सोच थी, मैं बिलीव करता हूँ, उस सिचुएशन को डील करते हुए कई साल तक अच्छी तरह चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं थी। किसी स्टेज पे पॉलिटिकल सेटअप की व्यू ये थी, और वो अपोजिशन और रूलिंग दोनों की, कि सरकार की से ज़्यादा होनी चाहिए, या जजेस अपॉइंटिंग जजेस में कम से होनी चाहिए। तो ये एक एनजेसी यूनानिमसली पार्लियामेंट से आया, वो क्वॉश हो गया। वो रंजिश एक पॉलिटिकल सेटअप की रही है। तो जो पोस्ट एनजेसी का पीरियड कॉलेजियम की वर्किंग है, उसमें एक अलग तरह के चैलेंजेस थोड़े आए हैं, क्योंकि सरकार ज़्यादा रोल प्ले करना चाहती है, जुडिशरी फील करती है उसकी एक लिमिटेशन है। कॉलेजियम सिस्टम में उसकी लिमिटेशन है, और मैं बिलीव करता हूं कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम है, वो जो सिस्टम लॉ प्रोवाइड करता है उसको ऑपरेट करना चाहिए। अगर आपने बदलाव लाना है, कोई मनाही नहीं है, बदलाव ले आइए। मैंने अपनी पर्सनल राय भी एक्सप्रेस करी है कि शायद एनजेसी बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, उसको एक मौका नहीं मिला ट्राई करने का। शायद उसको हम पेंडिंग रख के ट्राई करते तो देखते उसमें क्या खामियां हैं। कुछ खामियां ऑब्वियस थी कि 6 जनों के मेंबर जब बैठती है और उसमें एक ब्लॉकेज या ब्लॉकेज क्रिएट करा जा सकता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए पहले भी जब सजेशंस हुई थी, जस्टिस वेंकटचलैया कमेटी बनी, बाकी लोगों ने देखा, 5 मेंबर कमेटी का एक सोल्यूशन निकाला गया था। सरकार ने 6 मेंबर कमेटी कर दी। शायद उसको सस्टेन करने के लिए अगर हम चाहते, या उसकी नॉट चैलेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक जिस पे स्ट्राइक डाउन हुआ कि भाई ये जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, अगर चीफ जस्टिस को कास्टिंग वोट मिल जाती तो वो डेडलॉक नहीं होता। ये एक तरीका था। हो सकता है कुछ लोग कहें, हम रेट्रोस्पेक्ट में कह रहे हैं, मे बी उसका देखते हुए कह रहे हैं, क्योंकि सरकार का से सब जगह रहता है, और एक तनाव या कांस्टेंट फ्रिक्शन आ रही है, क्योंकि नाम बहुत समय ले रहे हैं निकलने में। तो अगर फेस टू फेस बात होती तो एक इंस्टीट्यूशनलाइज मेथड हो जाता उसका डिस्कशन का, बजाय कि एनी अटेम्प्ट टू बैकरूम चैनल डिस्कशंस। जी, और सर इतने लंबा समय आपने गुजारा जुडिशरी में, ट्रांजिशन, पूरा ट्रांजिशन भी देखा, किस तरह ट्रांजिशन हुआ, पुराने युग से टेक्नोलॉजी के युग में आए, नई यंग जनरेशन आ रही है, बहुत सारा जो ये फील्ड है बहुत वास्ट हो गया है। आप यंगर जनरेशन जो है, युवा पीढ़ियाँ जो वकालत में आना चाहती हैं, आ चुके हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बेहतरी बात यह है, कभी एक माना जाता था कि लीगल प्रोफेशन भी एक लार्जली फैमिली प्रोफेशन रहा है। नेशनल लॉ स्कूल्स ने स्पेशली इसका पर्सपेक्टिव बदल दिया। बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स आए हैं और बड़ा अच्छा काम करा है उन्होंने। आस्ते आस्ते बेंच पे आ जाएं, ये मेरी इच्छा रहती है। काफ़ी बार उनको परसुएड नहीं कर पाता हूँ, और ना परसुएड करने की वजह यह होती है कि एक मॉनेटरी एस्पेक्ट के अलावा उनको ये फीलिंग है कि ये प्रोसेस बहुत प्रोलॉन्ग्ड है। हम इसको शुरू करके अगर अपने को इसमें डालते भी हैं तो महीनों तक ये पता नहीं चलता है होगा कि नहीं होगा। तो वो सवाल पूछते हैं कि ये क्या गारंटी है कि अगर हम इसमें एग्री भी करते हैं तो नाम चला जाए। तो इसलिए आई फील कि अगर हमने अच्छे टैलेंट को लाना है
तो हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें प्रोसेस स्मूथली चले, चाहे वो कोलिजियम सिस्टम से चले या किसी और सिस्टम से चले, प्रोसेस स्मूथली चलना चाहिए। तो इनकरेजमेंट ये है कि जब आप और फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को देखते हैं, उनका सक्सेस देखते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल्स बनते हैं बाकी जनरेशन के लिए कि वो कार्य कर सकते हैं। आज के दिन लीगल वर्क बहुत सारे रेमिफिकेशंस के संग है, स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं, लोग अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं, एक पूरा रेवोल्यूशन हो रहा है लीगल फील्ड में जिस तरह का नेचर ऑफ वर्क है। पर ये काम ऐसा है जिसको चाहे लॉयर हो या जज हो, मेहनत भी है और उसको एंजॉय करना भी ज़रूरी है। अगर आपके लिए वो बर्डन है तो ये बड़ा मुश्किल है काम करना। शायद ये किसी और फील्ड में भी रहेगा। डॉक्टर अगर अपना फील्ड नहीं एंजॉय करेगा तो वो कैसे कार्य करेगा। इसी तरह मैं एटलीस्ट जजशिप और लॉयर की फील्ड के बारे में कह सकता हूँ कि इसको दिल से चाहना, इसको एंजॉय करना, उसमें सेटिस्फैक्शन अपनी लेना है और आपको कॉम्प्रोमाइजेस करे बिना काम करना है। ये खासतौर से जो लिटिगेशन फील्ड है ये थोड़ा समय लेता है, बाद में डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा देता है, शुरू में डिस्प्रोपोर्शनेटली स्लोअर देता है। कई बार यंगर लॉयर्स को फीलिंग होती है कि अगर हम कोई और काम कर लेंगे तो हमारी लाइफ सिंपलर होगी और मोर प्रॉस्परस होगी। उसको मैं मना नहीं कर सकता, यहाँ टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और मॉनेटरी बेनिफिट्स कम होते हैं। तो शायद थोड़ा वो दी कॉर्पोरेट लीगल फील्ड में चेंज हुआ है या लिटिगेशन में जो फर्म्स हैं उसमें चेंज हुआ है, बट फिर भी ये प्रॉब्लम उठता है। बट ये फील्ड ऐसा है कि इसमें आपको शुरू का समय लगाना पड़ेगा, लेकिन बाद में वो समय आपको मॉनेटरीली एटलीस्ट फुल्ली कॉम्पनसेट करता है और एक वर्क सेटिस्फैक्शन भी देता है जब अपने आप काम करते हैं। तो देयर इज कोई रीज़न नहीं है कि यंगर जनरेशन डिस्करेज हो। मैं कई बार पंजाब हरियाणा में यंगर लॉयर से इंटरेक्ट करा तो मैंने उनसे बोला कि बजाय आप कॉफ़ी पीते हुए जजेस को क्रिटिसाइज़ करिए या उस वकील को क्यों रिलीफ मिल जाता है, ज़रा सा कोर्ट में बैठ के तो देखिए वो वकील जो एक लीडिंग लॉयर है, अगर वो बहस किस तरह से कर रहा है, क्या वो आपसे कुछ फ़र्क चीज़ कर रहा है जो उसके सक्सेस रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग एज यंगर लॉयर्स कोर्ट में बैठ के देखते थे कि कौन कैसे बहस कर रहा है, उससे फ़ायदा उठाते थे। और मैं बड़ी लेटर टाइम तक भी अगर मैं कोर्ट में भी जाता था कभी किसी और साइड कोर्ट में, तो मैं वहाँ जाके सुबह से देखता था कि वो अलग जज का हर तरीका काम, उसका काम करने का तरीका क्या है। यू मस्ट नो योर जज, नॉट इन द सेंस ऑफ पर्सनली नोइंग, बट अंडरस्टैंड कि वो किस तरीके से काम करता है। तो वो समय कोर्ट में अगर सुनने में बिताएं तो बेटर है। और गाइडेंस लीजिए अपने सीनियर लॉयर से, और सीनियर लॉयर्स को उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ये एक रेसिप्रोकल प्रोसेस है जी। तो ये थे जस्टिस संजय किशन कौल जिन्होंने एनडीटीवी से बात की, और हमारी शुभकामनाएं, भविष्य में हमारी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका न्यायपालिका के क्षेत्र में रहा है और आगे भी वो इसमें अपना जो योगदान है वो देते रहेंगे। कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता और मोमिन के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।